44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूले आईपैक नाम सामान्य नाम से गलत सेट को चुनिए। CH4 आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका 3 दूना 6 दूना 8 है, 8 है, 8 एक 9 गो हाइड्रोजन तो ऐसे ही पहुंच गया है। ठीक है ना, लेकिन बी वाला में देखिए कार्बन है आपका एगो, तो 4 गो हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 4 गो हाइड्रोजन हो गया। और आपका ए ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 4 गो हाइड्रोजन था, 4 गो कार्बन है, तो 4 गो कार्बन के लिए आपका अल्केन के लिए क्या हो जाएगा? आपका ब्यूटेनॉल के लिए क्या हो जाएगा? आपका 4 दूना 8 है, 2 10 गो होना चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन क्या है? आपका गलत है। सी ऑप्शन क्या है? आपका गलत है। चलिए विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH अभिक्रियात्मक समूह एल्कीन समूह में के कार्बन से सीधे रूप में जुड़ा होता है, एल्कोहल कहलाता है। CH3OH है ना, H3COH मिथाइल अल्कोहल एवं CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल है ना। CH3OH आपका मिथाइल अल्कोहल है और CH3CH2OH आपका मिथाइल अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल है। CH3CH2OH आपका क्या है? आपका इथाइल अल्कोहल है ना। मिथाइल में एगो होता है कार्बन और इथाइल में क्या होता है? आपका 2 कार्बन होता है। यदि आदि कुछ प्रमुख एल्कोहल परमाणु अनुसूत तथा IUPAC नाम दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। ब्यूटेनॉल CH3C4NH9 ये ब्यूटेनॉल है, इसको ब्यूटाइल एल्कोहल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं, है ना, ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं। ब्यूटेनॉल है ना, क्या है? ब्यूटेनॉल, ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं। आईपैक नाम इसका सामान्य नाम क्या है? ब्यूटाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है ना। CH3OH आपका मिथेनॉल हो जाएगा, CH3 मिथेनॉल है ना, और मिथाइल अल्कोहल होता है इसमें। C3H7OH आपका प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा और इसका प्रोपेनॉल हो जाएगा आईपैक नेम। C2H5OH आपका एथेनॉल है आईपैक नेम, और एथाइल अल्कोहल इसका ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प सी दिया गया। प्रोपेनॉल प्रोपाइल एल्कोहल का क्या आणविक सूत्र क्या है? CH3C3H8OH गलत आणविक सूत्र है, जो कि सही रूप में CH3OH होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है: कटौती द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। किसके द्वारा आपका क्या कि निष्कर्षित किया जा सकता है? बताइए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 45 का डी। एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। बेयर प्रक्रम द्वारा इन अशुद्धियों को शुद्ध किया जाता है, जिससे सिर्फ एल्युमिना Al2O3 बच जाता है। एल्युमिना से विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगला चलिए आप लोग 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम एस्टाइवम है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम एस्टाइवम। पाइसम एस्टाइवम क्या है? हरी मटर का नाम है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम एस्टाइवम है। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। जी मेज जौ का वैज्ञानिक नाम है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम एस्टाइवम है। हरी मटर का नाम क्या है? आपका पाइसम एस्टाइवम है। और ट्रिटिकम एस्टिवम आपका गेहूं का वैज्ञानिक नाम है जो। और जी मेज जौ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, जी मेज किसका नाम है? जौ का वैज्ञानिक नाम। 47 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारण है? एक्स 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 क्या हो जाएगा? एक्स एक्स हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 47 का डी हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46,
मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46-23 जोड़ी होती है। मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुष का भेद अर्थात लैंगिक द्विरूपता 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों की भिन्नता के कारण विकसित होता है। इसलिए 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। माता पिता के जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं माता पिता से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री के जन्म के कारण क्या होता है, जन्म का कारण होता है। ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन पर चल आइए एकदम धड़ाक से। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? होमोसेपियंस आपका सी लिनियस द्वारा, डार्विन द्वारा, मिलर द्वारा, है ना। तो आपका आंसर दिया गया था सी लिनियस द्वारा दिया गया था, है ना। 48 का ए हो जाएगा सही। सी लिनियस 48 का है। स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस द्वारा होमोसेपियंस आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम दिया गया था। ठीक है ना। तो स्वीडन का एक जीव वैज्ञानिक थे, स्वीडन का क्या नाम थे, एक जीव वैज्ञानिक थे, और स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस द्वारा होमोसेपियंस आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम शब्द दिया गया था। ठीक है ना। तो आपका स्वीडन के जीव विज्ञानी कैरोलस लिनियस द्वारा हेमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम शब्द दिया गया था। ठीक है ना। अगला है साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम। चलिए, मानव का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस है। और उसके बाद जो बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है फेलिस कैटल्स है। मेढक का राना ट्रिगरिना है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा एस्टाइवा है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। ठीक है। 49 नंबर पर चलाइए। सर्वाइवल ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था? तो चार्ल्स डार्विन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने और आर्किमिडीज ने। तो आपका आंसर हो जाएगा 49 का सी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने ये गढ़ा था। ठीक है ना। सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ उत्तरजीविता सर्वाइकल ऑफ फिटेस्ट सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक ऐसा वाक्यांश है जो प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करता है। इस वाक्यांश को ब्रिटिश पॉलीमैथ दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा गढ़ा गया था। चार्ल्स डार्विन को पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज को पढ़ने के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस वाक्यांश का प्रयोग अपनी पुस्तक जीव विज्ञान का सिद्धांत 1864 में किया था। चार्ल्स डार्विन ने इस वाक्यांश का प्रयोग 1869 में प्रकाशित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के 5वें संस्करण में किया था। ठीक है ना, 5वें संस्करण में किया था। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक विशिष्ट घर की एक माह में ऊर्जा खपत 9 × 10⁸ जूल है। इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो इसको आपको करना पड़ेगा 3.6 × 10⁶ से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। तो एक देख लिए, 1 जूल बराबर होता है 1 कितना हो जाएगा 3 × 10⁶ इकाई होता है। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा? तो इतना बराबर कितना 9 × 450 इकाई हो जाएगा। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, है ना। V/I का मान एक स्थिरांक है जो इसे कहा जाता है ना, V/I। तो V=IR होता है। तो V=IR होता है। V= क्या होता है? IR होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V= क्या होता है? IR होता है ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। 51 का डी आंसर सही हो जाएगा।
ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या हो जाएगा, समानुपाती होता है। भी समानुपाती आई, भी इक्वल टू आई आर, आर इक्वल भी ओपन आर, स्थिरांक हो जाए आर भी प्रतिरोध, ठीक है ना। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। 52 के तरफ बढ़िए। विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, तो इलेक्ट्रॉन की गति से क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है। 52 का ए हो जाएगा। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए आपका 53 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर और इलेक्ट्रोमीटर। तो आपका आंसर ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। देख लीजिए, अगर मेजर करने की बात करता ना, बोल देता ना विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। लेकिन विद्युत धारा की परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उपकरण एक में ए सही हो जाएगा, 53 का ए से हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु यंत्र है। एक एम्पियर में मापने हेतु क्या यंत्र है, वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो आपका वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर क्या है, विद्युत आवेश मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं। विद्युत आवेश मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 54 नंबर क्वेश्चन है, परिनामित्र की कोर पटलित क्यों करते हैं। परिनामित्र की कोर पटलित क्यों करते हैं। यह कोर को विद्युत चालकता से बढ़ाता है, ठीक है ना। भंवर धारा हानि को कम करता है। एक परिनामित्र है ना, एक परिनामित्र आपका को कोर पटलित क्यों करते हैं बताइए। तो भंवर धाराएं हानि को क्या करता है, कम करने के लिए। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, भंवर धारा को बढ़ाने के लिए। तो आपका 54 का सी हो जाएगा आंसर। ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की कोर आपका सिलिकॉन स्टील की बनी होती है तथा कोर को पटलित बोले तो लेमिनेशन किया जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में होने वाली भंवर धारा हानि को कम किया जा सकता है। कोर की विशेषता निम्न होनी चाहिए। उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए, कम हिस्टैरिसीस लॉसेज होना चाहिए, कम भंवर धारा हानि होना चाहिए, उच्च विद्युत प्रतिरोधकता होनी चाहिए, ठीक है ना। उच्च चुंबकशीलता की बात करते हैं तो उच्च चुंबकशीलता, कम हिस्टैरिसीस हानि, कम भंवर धारा हानि, उच्च विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाह। 54 का क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए उच्च चुंबकशीलता, कम हिस्टैरिसीस हानि, कम भंवर धारा हानि, उच्च विद्युत प्रतिरोधकता, है ना। नोट में देख लीजिए AF, IF और PF, है ना। और PF ट्रांसफार्मरों की कोर पैराइट कोर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। आई 55 नंबर पर आ जाइए तो एकदम 55 नंबर। निम्न में से 55 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण होता है। निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता।
55 नंबर, निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता है? निकेल में, लोहा में, एल्युमिनियम में, चुंबक पत्थर में। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा चुंबकीय पत्थर में। निकेल में आपका अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण होता है, लोहा में भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है, लेकिन आपका चुंबक पत्थर में नहीं होता है। ठीक है ना, चुंबक पत्थर में नहीं होता। 55 का डी हो जाएगा चुंबक पत्थर। लोड स्टोन में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe2O3 है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe2O3 है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात स्टील का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात स्टील का प्रयोग किया जाता है। लोहा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील इस्पात का प्रयोग किया जाता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लौह इस्पात आदि अस्थायी चुंबक के गुण है। लोहा है ना, निकालो। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लौह आदि अस्थायी चुंबक के क्या है आपका गुण है। ठीक है ना, 56 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। एक ज्वावक्रिय एसी वोल्टता का शिखर मान 220 वोल्ट है, उसका RMS मान क्या निकालिए। RMS मान निकालना है तो RMS मान होता है आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज शिखर मान होता है वो बटा में √2 होता है। तो आपका दिया गया है, देख लीजिए एकदम आसान है। तो क्या हो जाएगा VRMS बटा वन क्या हो जाएगा आपका √2, तो 220 बटा में √2, तो आपको क्या हो जाएगा, तो VRMS बराबर क्या हो जाएगा 110। अगर इसको भाग देंगे 220 में √2 से भाग देंगे 110 √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 110 √2 हो जाएगा। बी आंसर कैसे होगा भाई। VRMS भी हमारा 220 बटा VRMS में VM बटा में क्या हो जाएगा √2, 220 बटा में √2 बराबर क्या हो जाएगा 110 √2 हो जाएगा। ठीक है ना, 57 पर आ जाइए तो आराम से। AC क्या बोला है, बोला है किसी AC सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति है ना, रिएक्टिव पावर डैश द्वारा दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा VI sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा VI sin थीटा, VI sin थीटा, VI sin थीटा, बी नंबर सही हो जाए। किसी ऐसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति Q बराबर क्या होता है VI sin थीटा हो जाता है। बी हो जाए लाइव वोल्टेज, आई हो जाएगा लाइव धारा हो जाएगा। ठीक है ना, लाइन धारा लाइन वोल्टेज है ना, इस प्रकार से किसी ऐसी सर्किट में क्रियाशीलता शक्ति क्या हो जाएगा आपका Q बराबर VI sin थीटा हो जाता है। ठीक है ना, 58 नंबर क्वेश्चन पर एकदम ठाना ठाना आ जाइए। ठीक है ना, कितना नंबर क्वेश्चन पर 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या बोलता है आपका, चालक में प्रेरित धारा चालक की गति की दिशा में होती है। चालक में प्रेरित चालक की गति की दिशा में होती है। चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति की दिशा में होती है। चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति की दिशा में होती है। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित धारा की दिशा में होती है। चालक की गति चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा द्वारा आपस में लंबवत होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो फ्लेमिंग का जो आपका दाएं हाथ का जो नियम है ना, तो चालक की गति चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा आपस में लंबवत होती है। ठीक है ना, तो चालक में जो गति चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा क्या होती है आपस में ये लंबवत होती है। आपस में क्या होती है आपका लंबवत होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाए तब यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक के गति की दिशा का प्रदर्शित करे तो
अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा अंगुली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। अर्थात चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा आपस में क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है ना। अगला 59 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए एकदम धड़ाक से। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश का निर्माण करती है। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश का निर्माण करती है। बीजाणु, कली, फल, युग्मनज। किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, गैमेट का निर्माण करते हैं। दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिन कोशिकाओं का निर्माण करती है उसे युग्मनज, जिसे युग्मज या युग्मनज कहते हैं। बहुकोशिकीय प्रक्रियाओं में युग्मज ही भ्रूण की आदि रूप है और एक कोशिकीय प्राणियों में युग्मज स्वयं विभक्त होकर नई संतान उत्पन्न करता है, जो प्रायः अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। क्या होता है, आपका संपन्न होता है। अगला 60 नंबर प्रश्न एकदम आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो आपको थैलोफाइटा का पादप, अरे मादर चोद, ब्रायोफाइट्स है ना। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइट्स का पादप जगत का क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइट्स एक संवहनी पौधा है जो हरा बीज रहित होता है, जो क्या होता है, हरा बीज रहित होता है और काई, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स परिवार से संबंधित होता है। ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम ऊतक की कमी होती है। ब्रायोफाइट्स में आपका जाइलम और फ्लोएम ऊतक की क्या होता है, आपका कमी होता है। ब्रायोफाइट्स पादप मिट्टी में रहते हैं। ब्रायोफाइट्स पादप जो रहता है कहाँ पर रहता है, मिट्टी में रहती है, लेकिन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये नम, आर्द्र और छायादार वातावरण पसंद करती है। ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट्स आपका पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स एक गैर संवहनी पौधा है जो हरा बीज रहित होता है, ब्रायोफाइट्स एक पादप जगत का उभयचर। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स एक गैर संवहनी पौधा है जो हरा बीज रहित होता है और हॉर्न लिवरवर्ट्स या हॉर्नवर्ट्स परिवार से संबंधित होता है। ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम ऊतक की कमी होती है। ब्रायोफाइट पादप मिट्टी में रहते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये नम, आर्द्र और छायादार वातावरण पसंद करती है। ठीक है ना। तो आपका अब चलते हैं 61 नंबर के तरफ, है ना। 61 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पोरो गैमेटोफाइटा और एस्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करता है, जिनकी संवहनी पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 61 नंबर, डैश बीज रहित संवहनी पौधा है ना। डैश बीज रहित संवहनी पौधा है जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और एस्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करता है, जिनकी संवहनी पौधा रहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो आपका हो जाएगा आवृतबीजी, उसके बाद टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और आपका आवृतबीजी। तो आपका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधा होता है। टेरिडोफाइटा आपका बीज रहित संवहनी पौधा होता है जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और एस्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करता है।
जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। ठीक है ना। तो टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधा होता है। टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधा होता है। टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधा होता है। क्या होता है? टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधा होता है जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करता है, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। ठीक है ना। अगला चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे अल्फा 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 के रूप में संबोधित किया जाता है? तो आपका सटीवा को, मेमेल को, मछली को, जीवाश्म को। तो सटीवा को अल्फा अल्फा के रूप में, निम्न में से किसे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? सटीवा को। किसको? आंसर ए सही हो जाएगा, सटीवा। देख लीजिए सटीवा है ना, शेटीवा को अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। अल्फा अल्फा मटर परिवार है ना, फवासीय का फूल देने वाला एक पौधा है, जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे की फसल के रूप में की जाती है। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में इसे ल्यूशर्न के रूप में जाना जाता है ना। तो आपका यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में इसे ल्यूशर्न के रूप में जाना जाता है ना। अल्फा अल्फा आपका सटीवा को अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। सटीवा को अल्फा अल्फा के रूप में क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। सटीवा को अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। अल्फा अल्फा मटर परिवार फबाशिये का फूल देने वाला एक पौधा है, जिनकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे के फसल के रूप में की जाती है। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में इसे ल्यूशर्न के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। 63 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। डैश डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। बीजाणुजनन, स्पोरुलेशन, उसके बाद विभंजन, फिशन, मुकुलन, बडिंग और विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। आंसर हो जाएगा मुकुलन हो जाएगा। तो मुकुलन जो होता है ना, मुकुलन में सामान्य असमजात अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। मुकुलन हो जाएगा। मुकुलन में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। इसमें जीव के शरीर में उभार या कलिका निकल जाता है, जो विकसित होकर अपने जनक जीव से अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीव बन जाता है, जैसे हाइड्रा ईस्ट हो गया। ठीक है ना। तो मुकुलन में असमान आपका अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। इसमें पौधे के शरीर में उभार या कलिका निकल आता है, जो विकसित होकर अपने जनक जीव के समान हो जाता है और स्वतंत्र जीव बन जाता है, जैसे हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया। ठीक है ना। अगला 64 नंबर प्रश्न आ जाइए। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। समांगी और विषमांगी दोनों हो जाएगा। प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों होता है। प्रकृति में जो मिश्रण होता है ना, समांगी और विषमांगी दोनों होता है। जैसे समांगी मिश्रण नमक और जल का मिश्रण आपका क्या है? आपका समांगी मिश्रण है। चीनी और जल का मिश्रण समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण में मिट्टी का तेल और जल का मिश्रण, ये सब क्या है? आपका विषमांगी मिश्रण है ना। 65 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 65 नंबर, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? स्थिर अनुपात के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो एंटोनियन लावोजियर ने, जोसेफ प्रॉस्ट ने, और रॉबर्ट बाउल ने, और जैक्स चार्ल्स ने। तो जोसेफ प्रॉस्ट ने। किसने किया था? जोसेफ प्रॉस्ट ने। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से
किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादन किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। 65 का भी हो जाएगा। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का निश्चित अनिश्चित अनुपात सॉरी जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात, स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात, जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उनके अवयवी तत्व सामान्य उनके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया हो। ठीक है ना। अगला 66 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? किस वैज्ञानिक ने पदार्थ को प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? एंटोनियो लेवोजियर ने, जोसेफ प्राउस्ट ने, आपका डेमोक्रिस्ट ने, जॉन डाल्टन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन। ठीक है ना, डाल्टन हो जाएगा। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्नवत है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्नवत है। सभी पदार्थ या द्रव्य है ना परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ये बात बोल दिया उसने। सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ये बात सही है। परमाणु पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है जिसे जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। जॉन डाल्टन का परमाणुवाद की यह धारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या है? परिमाण है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना। 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन, रसायन शास्त्र में कण मोल शब्द का परिचय किसने दिया था? है ना। तो कण विलियम ओस्टवाल्ड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम ओस्टवाल्ड ने दिया था। ठीक है ना। तो रसायन शास्त्र में कण मोल का परिचय किसने दिया था? विलियम ओस्टवाल्ट ने दिया था। है ना। रसायन में कण तत्व का उसके बाद शब्द का परिचय किसने दिया था? तो विलियम ओस्टवाल्ट ने दिया था। किसने दिया था? विलियम ओस्टवाल्ट ने दिया था। विलियम ओस्टवाल्ट ने दिया था। किसने दिया था? विलियम ओस्टवाल्ट ने दिया था। ठीक है ना। और 67 का क्या हो जाएगा? सी। फ्रेडरिक विलियम ओस्वाल्ट 1853 से 1932 एक जर्मन रसायन वैज्ञानिक था। उन्हें रासायनिक संतुलन और प्रतिक्रिया वेग एवं उनके काम के लिए 1909 ईस्वी में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1909 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1896 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा रसायन शास्त्र में मोल शब्द के बारे में बताया गया था। मोल एक लैटिन शब्द है। मोल क्या आपका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ ढेर होता है। मोल क्या आपका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? ढेर होता है। सन 1967 ईस्वी में मोल को सन 1967 ईस्वी में मोल को इकाई के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। मोलर द्रव्यमान का उपयोग किसी पदार्थ के ग्राम को मोल्स में बदलने के लिए किया जाता है। मोलर द्रव्यमान का उपयोग किसी पदार्थ के ग्राम को मोल्स में बदलने के लिए किया जाता है और ज़्यादातर रसायन विज्ञान में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो आपका है मोलर द्रव्यमान का उपयोग किसी पदार्थ के ग्राम को
मोलर द्रव्यमान का उपयोग किसी पदार्थ के ग्राम को मोल्स में बदलने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर रसायन विज्ञान में उपयोग किया जाता है। आपका ज़्यादातर इसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? मोलर द्रव्यमान का उपयोग किसी पदार्थ के ग्राम को मोल्स में बदलने के लिए किया जाता है और ज़्यादातर रसायन विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला है 68 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 68 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक प्रतीक में दो अक्षर शामिल होते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में दो अक्षर शामिल होते हैं? तो आपका कार्बन, आयोडीन, आयरन, फ्लोरीन। फ्लोरीन को तो एफ से, आयोडीन को आई से, कार्बन को सी को, आयरन को एफ ही से डिनोट किया जाता है। कार्बन को सी से, आयोडीन को आई से, लोहा को एफ ही से, फ्लोरीन को एफ से। ठीक है ना। और स्पष्ट है कि लोहा के प्रतीक में दो अक्षर होता है। देख लीजिए जो आपका जो हेलोजन ग्रुप है ना, ये सब हेलोजन, ये आपका हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है आपका हेलोजन ग्रुप का है। ठीक है ना। तो हेलोजन ग्रुप में सबसे ज़्यादा अगर क्रियाशील होता है ना तो क्लोरीन होता है। क्लोरीन से कम होता है क्रियाशील आपका फ्लोरीन, है ना। और आपका आयोडीन से ज़्यादा होता है आपका ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन से ज़्यादा आपका क्लोरीन होता है, और फ्लोरीन से भी ज़्यादा होता है आपका क्लोरीन का। अगला 69 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 16 सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 69 का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें क्या रहता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है। प्रोटॉन परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इस पर इकाई धन आवेश रहता है। परमाणु में धन आवेश युक्त इस कण की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है। न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। अर्थात न्यूट्रॉन क्या है आपका? एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों के आघात कराकर की थी, है ना। चैडविक ने आपका बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों के आघात कराकर की थी। 70 नंबर प्रश्न चलिए आइए। किसी परमाणु कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या को किस सूत्र से दर्शाया जाता है? तो 2n² से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? 2n² से दर्शाया जाता है। 2n² के अकॉर्डिंग क्या करेगा? किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेगा। बोर्ड बड़ी स्कीम के अनुसार किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्ष की संख्या होती है। जहां n क्या होती है? कक्ष की संख्या होती है। 71 नंबर प्रश्न आ जाइए। आइसोटोप या समस्थानिक है। आइसोटोप या समस्थानिक है। देख लीजिए तो जिसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। आइसोटोप किसको बोलेंगे? जिसको परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? समान होगा और परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, है ना। समस्थानिक किसको बोलेंगे? परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। और आइसोबार किसको बोला जाएगा? जिसका परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो 71 का डी हो जाएगा। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होती है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होता है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। प्रोटियम 1h1, ड्यूटेरियम 1h2 और ट्राइटियम 1s3 होता है। ठीक है ना। अगला 72 नंबर प्रश्न पर आ जाइए लो।
हेलो 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 हेलो। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? जिनकी तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु कर संख्या है। द्रव्यमान संख्या एक समान, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोबार। आइसोबार संभारिक बोले इसको, संभारिक आइसोबार। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान हो उसे संभारिक कहते हैं। जैसे में हो जाएगा ऑर्गन। आर्गन का कितना हो जाएगा आपका 18 1840 हो जाएगा, और पोटेशियम का 1940 हो जाएगा, और कैल्शियम का 2040 हो जाता है। इस सबके समान संख्या समान, सबके द्रव्यमान समान, संख्या समान होते, परमाणु क्रमांक क्या होता है? अलग अलग होता है। 73 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन है? ऊर्ध्वपातन है ना, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण और आसवन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का तो निष्क्रियकरण हो जाएगा। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियकरण, उदासीनीकरण। निष्क्रियकरण, उदासीनीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। निष्क्रियकरण, उदासीनीकरण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। ठीक है ना। HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH क्या बनाता है? NaCl प्लस H2O बना लेगा। देखिए एसिड और क्षार है, लवण और जल बनाएगा। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण और आसवन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन भी हो गया आपका, क्रिस्टलीकरण भी हो जाएगा, और आसवन भौतिक परिवर्तन क्या है? आपका उदाहरण है। 74 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो पृष्ठ रज्जु इसमें तो होगा, और व्यासीय समिति है ना, आंतरिक कंकाल है तो ये भी होगा। द्विविभागीय तो आपका बी होना चाहिए सही। ठीक है ना। 74 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पृष्ठ रज्जु देख लीजिए, क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? कशेरुकी की विशेषता नहीं है, तो कशेरुकी की विशेषता कौन कौन है वो देख लीजिए। पृष्ठ रज्जु, इसमें कशेरुकी पृष्ठ रज्जु एकदम बात सही है। आंतरिक कंकाल ये बात भी सही है, और द्विविभागीय समिति ये बात भी सही है। लेकिन आपका बी नंबर व्यासीय समिति ये आपका क्या है? आपका गलत है। तो पृष्ठ रज्जु, आंतरिक कंकाल, द्विभागीय समिति आदि कशेरुकी के विशेषता है ना। ये किसका विशेषता है? कशेरुकी विशेषता है। कशेरुकी जीवों में जीवन के किसी न किसी अवस्था में पृष्ठ रज्जु अवश्य पाई जाती है। व्यासीय व्यासीय समिति है ना, रेडिकल सिमेट्री, व्यासीय समिति रेडिकल सिमेट्री इकाइनोडर्मेटा वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जिसे किसी भी कोण से दो बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना। तो आपका पृष्ठ रज्जु हो जाएगा, आंतरिक कंकाल, द्विभागीय समिति आदि कोशिकी क्या होती है? आपका विशेषता होती है। कोशिकी जीवों में जीवन के किसी न किसी अवस्था में पृष्ठ रज्जु अवश्य पाई जाती है। और व्यासीय समिति रेडिकल सिमेट्री इकाइनोडर्मेटा वर्ग के जीवों में पाया जाता है। रेडिकल सिमेट्री आपका इकाइनोडर्मेटा के जीवों में क्या की जाती है? आपका पाई जाती है, जीवों में पाई जाता है, जिसे किसी भी कोण से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जैसे किसी भी कोण से कितने बराबर भागों में बांटा जा सकता है? दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। 75 नंबर पर आ जाइए। स्तनधारी के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4। 75 का हो जाए। स्तनधारी के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मादा स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इस वर्ग के जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। ठीक है ना। तो स्तनधारी के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। स्तनधारी के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मादा स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इस वर्ग के जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप
बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। ठीक है जी। आई अगला 76 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगला है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज, किस प्रकार की कोशिका की खोज की गई थी? तो आपका कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। डी नंबर जो कॉर्क, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक मृत कोशिका की खोज किया था, और कॉर्क का जब निरीक्षण कर रहे थे उस समय खोज किए थे। किसका निरीक्षण कर रहे थे? कॉर्क की खोज के निरीक्षण कर रहे थे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। कॉर्क क्या? आपका पेड़ की छाल का एक भाग है। इन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे। जो भी मधुमक्खी के जो होते हैं ना, छत्ते के समान दिखाई देते। ठीक है ना। अगला 77 नंबर प्रश्न। 77। अगला केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देख ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद जेली जैसा जो पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है ना। कोशिका जीवों का आधार, कोशिका जीवों का आधार भूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका की स्वजनन की क्या होती है? इसमें क्षमता होती है ना। और कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होती है। तो इसकी जो संरचना होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर इसकी संरचना होती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एक ऐसा पदार्थ होता है। साइटोप्लाज्म एक ऐसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली साइटोप्लाज्म देख लीजिए। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एक ऐसी जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। ठीक है ना। कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में भी क्या किया जाता है? आपका पाया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन पर आइए। पानी की कमी के कारण कोशिका को संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डी प्लाज्मोलिसिस, है ना, साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषित प्लाज्मोलिसिस। तो इसको हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है ना। पानी की कमी के कारण पानी की कमी के कारण कोशिका के पानी की कमी के कारण कोशिका के कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है ना। 79 नंबर प्रश्न पर आ जाइए।
79 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लवक। तो आपका आपका गोल्जी काय, लवक, लवक जो प्लास्टिड होता है ना, तो केवल पादपों में पाया जाता है। जो लवक होता है ना आपका 79 का क्या हो जाएगा आपका, 79 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो लवक है ना। क्या पाया जाता है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, लवक आपका पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है जिसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। लवक जो प्लास्टिड होता है ना, तो प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी दोहरा संरचना है जिसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। यह 3 प्रकार का होता है। देख ली, लवक आपको प्लास्टिड होता है ना, 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट इसमें क्लोरोफिल हरा वर्णक, इसमें क्या होता है, हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, ये रंगीन लवक है। इसमें ये रंगीन लवक है, इसमें जैंथोफिल और कैरोटीन, जैंथोफिल और कैरोटीन लाल नारंगी रंग के वर्णक पाया जाता है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो इसमें क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, आपका सहायक होता है ना। उसका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक है। क्रोमोप्लास्ट की आपका रंगीन लवक है, इसमें जैंथोफिल और कैरोटीन, जैंथोफिल और कैरोटीन लाल नारंगी रंग के वर्णक होते हैं। मिर्च, मिर्च या टमाटर में क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, जैंथोफिल के कारण, जैंथोफिल और कैरोटीन वर्णक होता है जिसके कारण से मिर्च और टमाटर का जो रंग होता है ना, मिर्च या टमाटर लाल होता है। लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण होता है ना। तो आप देखिए, लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण लाल और लाल रंग का हो जाता है। ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट का किस में परिवर्तन हो जाना, क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन हो जाने का। अगला है ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन प्लास्टिड होता है जो मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं के खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, तो आपका रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट आपका रंगहीन, ल्यूकोप्लास्ट आपका रंगहीन प्लास्टिड होता है जो मुख्य रूप से एक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों का संग्रह, खाद्य पदार्थों को क्या करता है, आपका संग्रहित करता है। 80 नंबर पर आ जाइए आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, हीमोसाइनिन, उसके बाद मेरोसाइनिन, इंडोसाइनिन और आपका एंथोसाइनिन। तो आपका आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। ठीक है ना। तो आपका फलों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है आपका एंथोसाइनिन्स। क्या है आपका एंथोसाइनिन्स। ठीक है। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है। फलों और सब्जियों का निर्धारण आपका एंथोसाइनिन वर्णक करता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, ननार, अंगूर, टमाटर, चकोबेरी, चकोबेरी आदि में पाया जाता है। ठीक है ना। आप देख लीजिए, फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण, फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। जबकि होमोसाइनिन रक्त को नीला बनाता है। होमोसाइनिन क्या बनाता है, रक्त को नीला बनाता है। होमोसाइनिन रक्त को नीला बनाता है जिसमें लौह के बजाय तांबा मौजूद होता है। ऑक्टोपस, मकड़ियाँ, केकड़ों और बिच्छू में पाया जाता है। होमोसाइनिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, आपका नीला होता है। फलों सब्जियों में एंथोसाइनिन, फलों सब्जियों में एंथोसाइनिन वर्णक होता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। ठीक है ना।
होमोसाइनिन, होमोसाइनिन रक्त को नीला बनाता है। होमोसाइनिन क्या बनाता है? रक्त को नीला बनाता है, जिससे लौह के बजाय तांबा जिसमें लौह के बजाय तांबा मौजूद होता है। ऑक्टोपस, मकड़ियों और केकड़ों और बिच्छू में पाया जाता है। होमोसाइनिन, होमोसाइनिन आपका किस में? ऑक्टोपस, मकड़ियों और केकड़ों और बिच्छू में पाया जाता है। और होमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और तभी सभी कशेरुकी तथा कुछ अकशेरुकी में पाया जाता है। और हीमोइरेथ्रिन, हीमोइरेथ्रिन यह रक्त को गुलाबी बनाता है। हीमोइरेथ्रिन क्या करता है? ये रक्त को गुलाबी बनाता है। हीमोइरेथ्रिन रक्त को क्या बनाता है? गुलाबी बनाता है। हीमोइरेथ्रिन रक्त को गुलाबी बनाता है। ठीक है। इक्यासी नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है? दृढ़ संयोजी ऊतकों द्वारा कंकाल से जुड़े रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाती है? तो आपका कंकाल से जुड़े रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाते हैं? उपास्थि, तंत्रिका, कोशिका, नसें, स्नायु। क्या होता है? एक स्नायु होता है, दूसरा क्या होता है? आपका टेंडन। तो आपका नसें होता है। संयोजी ऊतक, दृढ़ संयोजी ऊतक द्वारा कंकाल से जुड़े रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाती है? तो आपका नसें कहलाती है। वाह, नसें, लिगामेंट है ना। नसें क्या कहलाती है? आपका लिगामेंट, लिगामेंट कहलाते हैं। इसको नसें बोले तो लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट क्या करता है आपका? बताइए। जो कंकाल को किससे जोड़ता है? आपको मांसपेशियों से क्या करता है? जोड़ता है। एम एम एल बी बी लिगामेंट आपका बोन्स को एम बोन को बोन से जोड़ता है। एल बी बी लिगामेंट क्या करता है? आपको बोन को बोन से जोड़ता है। एल बी बी बोन्स को बोन्स से जोड़ता है। और एम टी बी, एम टी बी का मतलब हो जाएगा मसल्स को आपको बोन से जोड़ता है आपको टेंडन। ठीक है ना। तो संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को पूरे शरीर से जोड़ने का कार्य करता है और यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है, जिससे शरीर की एक त्वचा प्रदान करता है, एक ढांचा प्रदान करता है। दृढ़ संयोजी ऊतकों द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली कंकाल है ना। आपका दृढ़ संयोजी ऊतकों द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली कंकाल मांसपेशियां मांसपेशियां नसें कहलाती है। मांसपेशियां नसें कहलाती है। मांसपेशियां क्या कहलाती है? आपका नसें कहलाती है। लिगामेंट, मांसपेशियां क्या कहलाती है? नसें कहलाती है। ठीक है ना। नसें लिगामेंट कहलाती है। एलबीबी बोन, अरे एलबीबी तो बोन को बोन से जोड़ता है ना। दृढ़ संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है, जिससे शरीर की एक ढांचा प्रदान होता है। और दृढ़ संयोजी ऊतकों द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली कंकाल से जुड़ी रहने वाली कंकाल, देख लीजिए। बोन से बोन एल बी बी, तो उसको लिगामेंट कहते हैं। संयोजी ऊतक कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाते हैं? कंकाल से जुड़ी कंकाल को आपको लिगामेंट कहते हैं, नसें कहते हैं। लेकिन आपका स्नायु टेंडन हो जाएगा। ठीक है ना। डी हो जाएगा आंसर इसका, टेंडन है ना। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार का झिल्ली है? तो सीरोज झिल्ली है। त्वचा किस प्रकार का झिल्ली है? सीरोज झिल्ली। आपका क्यूटेनियम झिल्ली और साइनोवियल झिल्ली और क्यूकस झिल्ली। तो आपका 82 कितना हो जाएगा? 82 का बी हो जाएगा, क्यूटेनियस झिल्ली हो जाएगा। त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली होता है? क्यूटेनियस झिल्ली होता है। किस प्रकार की झिल्ली होता है? क्यूटेनियस झिल्ली होता है। त्वचा एक प्रकार का क्यूटेनियस झिल्ली है। यह मानव शरीर को प्राथमिक रूप से घर्षण घर्षण अपमार्जक
घर्षण अपमार्जक रासायनिक पदार्थों से तथा सूक्ष्म जीवों से क्या करती है, बचाती है। त्वचा एक प्रकार का क्यूटेनियस त्वचा एक प्रकार का क्यूटेनियस झिल्ली है। त्वचा एक प्रकार क्या है, क्यूटेनियस झिल्ली है। यह मानव शरीर को प्राथमिक रूप से घर्षण, है ना, त्वचा एक प्रकार का क्यूटेनियस झिल्ली है। त्वचा एक प्रकार का क्यूटेनियस झिल्ली है। यह मानव शरीर को प्राथमिक रूप से घर्षण अपमार्जक रासायनिक पदार्थों से तथा सूक्ष्म जीवों से क्या करती है, बचाती है। क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं। 83 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। निम्न में से कौन सी पशु उत्तक प्रकार ने निम्नलिखित में कौन सा पशु उत्तक प्रकार ने निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं, ठीक है ना। तो आपका 83 का जंतु 83 क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार की नहीं है। तो मेरिस्मेटिक उत्तक, त्वचीय उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक। निम्नलिखित में कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है, पशु उत्तक प्रकार नहीं है। तो आपका मेरिस्मेटिक उत्तक हो जाए। मेरिस्मेटिक उत्तक, त्वचीय उत्तक तो पशु प्रकार है, पेशी उत्तक और संयोजी उत्तक यह है। मेरिस्मेटिक उत्तक नहीं है। तो जंतुओं के शरीर में उपकला उत्तक त्वचीय, जंतुओं के शरीर में उपकला उत्तक त्वचीय, जंतुओं के शरीर में उपकला उत्तक त्वचीय, संयोजी उत्तक, है ना, पेशी उत्तक आदि पाए जाते हैं। जंतुओं के शरीर में उपकला उत्तक त्वचीय, उपकला उत्तक की बात करते हैं तो त्वचीय। जंतुओं के शरीर में उपकला उत्तक त्वचीय, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक आदि पाए जाते हैं। मेरिस्मेटिक उत्तक पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। त्वचीय उत्तक, उपकला उत्तक आपका त्वचीय उत्तक जैसे उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक आदि पाए जाते हैं। मेरिस्मेटिक उत्तक पौधों में पाए जाते हैं। मेरिस्मेटिक उत्तक कहाँ पर पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। यह पादप उत्तक का एक प्रकार है। यह पादप उत्तक का क्या है, आपका एक प्रकार है। पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है विभाज्योतक उत्तक और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक, है ना। अस्थायी उत्तक में हो जाएगा आपका जाइलम और फ्लोएम आपका अस्थायी उत्तक, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, पेरेनकाइमा ये आपका विभाज्य उत्तक होता है, ठीक है ना। 84 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 84 नंबर क्या कहता है, प्रश्न कहता है किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है, ठीक है ना। किस पादप, है ना, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है। तो ये ऑक्सिन हो जाए, कौन हो जाएगा आपका, ऑक्सिन हो जाएगा। एथिलीन ये पकाता है, फल को पकाता है। जेबरिलिन आपका ये भी वृद्धि हार्मोन है। और आपका साइटोकाइनिन ये क्या करता है, वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। तो ऑक्सिन क्या हो जाएगा आपका, 84 का सी सही हो जाएगा। ऑक्सिन पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है। ऑक्सिन पादप हार्मोन की सांद्रता, ऑक्सिन पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है। ऑक्सिन पादप हार्मोन की सांद्रता, है ना, ऑक्सिन पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है। ऑक्सिन पादप हार्मोन की सांद्रता, ऑक्सिन पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है। यह जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर क्या करती है, घटती जाती है। यह जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है। ऑक्सिन पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है। ऑक्सिन पादप हार्मोन की सांद्रता, ऑक्सिन पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है। ऑक्सिन पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है। यह जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है। जड़ में इसकी अधिकता पौधों की वृद्धि को कम करती है। जड़ में इसकी अधिकता पौधों की वृद्धि को क्या करती है, कम करती है। ऑक्सिन पौधों में व्यापक रूप से वितरित होता है। ऑक्सिन पौधों में क्या होता है, व्यापक रूप से वितरित होता है। यह सर्वाधिक मात्रा में तनों के सिरों में पाई जाती है। यह सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाई जाती है, तनों के सिरों में पाई जाती है। सबसे कम ऑक्सिन वृद्धि वृद्धिहीन हिस्सों में होता है। सबसे कम ऑक्सिन कहाँ पर होगा, वृद्धिहीन हिस्सों, जैसे जौड़ी में, तना में, है ना। तो इस प्रकार से 85 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। सूरजमुखी के पुष्प के सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो फोटोट्रॉपिज्म, है ना। इसको क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। सूर्यमुखी के पुष्प के सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को फोटोट्रॉपिज्म प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। प्रकाशानुवर्तन के कारण
किसी जीव की ऐसी वृद्धि होती है जो प्रकाश उद्दीप से प्रभावित हो। यह सबसे अधिक पौधों को देखा जाता है। यह सबसे अधिक पौधों में देखा जाता है जो हमेशा सूर्य जैसे प्रकाश स्रोत से क्या करता है, दिशा में बढ़ता है। 86 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है। डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है। देख लीजिए, डैश ऑक्सीश्वसन आपका डैश ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना, तो आपका ऑक्सीश्वसन हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? ऑक्सीश्वसन हो जाएगा। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ऑक्सीकरण द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है। ऑक्सीश्वसन किसके मदद से होता है? ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ऑक्सीकरण द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है। ऑक्सीश्वसन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ऑक्सीकरण द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है ऑक्सीकरण और यह ऑक्सीकरण द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऑक्सीकरण द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना। अगला है ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2 है ना। तो ये क्या बनाएगा? 6CO2 + 6H2 6CO2 + 6H2 बनाएगा। ठीक है ना। अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। अनऑक्सी श्वसन में क्या करती है? अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह ऑक्सीजन O2 के बिना ही ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल या एथाइल अल्कोहल में विघटन करके ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है ना। 87 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। गार्ड कोशिका में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाती है। ठीक है ना। गार्ड कोशिका में डैश प्रवाहित होने पर वह फूल जाती है जिससे एस्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। तो आपका रसायन पानी, एंजाइम। तो आपका आंसर हो जाएगा पानी। गार्ड कोशिका में पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाती है। गार्ड कोशिका में पानी प्रवाहित होने पर वे क्या करती है? फूल जाती है जिससे एस्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। अब जब के प्लस आयन गार्ड कोशिका में प्रवेश करती है तो एस्टोमेटा खुल जाती है और के प्लस आयन गार्ड कोशिका में प्रवेश करती है तो एस्टोमेटा खुल जाती है तथा प्लस आयन गार्ड कोशिका से बाहर आती है तो एस्टोमेटा बंद हो जाती है। जब के प्लस आयन आपका गार्ड कोशिका में प्रवेश करती है तो एस्टोमेटा खुल जाती है तथा के प्लस आयन गार्ड कोशिका में से बाहर जाती है तो एस्टोमेटा क्या हो जाती है? आपका बंद हो जाती है। ठीक है ना। अगला 88 पर आ जाइए। 88 पर आ जाए। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? एंजेला कैब्रेरा द्वारा, जॉर्ज कैली द्वारा, एंजेल्स और कैरोलस लीनियस द्वारा। ठीक है ना। आपका ऑप्शन डी सही हो जाए। कैरोलस लीनियस द्वारा क्या किया गया था? जीवों के नाम पद्धति का विकास किया गया था। कैरोलस लीनियस 1753 ईस्वी में जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। इसलिए इन्हें वर्गीकी टैक्सोनॉमी का बाप कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम तथा दूसरा शब्द जाति नाम बताता है। पहला वंश को बताता है, दूसरा शब्द आपको जाति का नाम को बताता है। वंश तथा जाति नामों के पश्चात उस वर्गीय की विध का नाम लिखा जाता है जिसने सर्वप्रथम इस जाति को वर्तमान नाम प्रदान किया था। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका होमो सैपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस।
89 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, उन्हें डैश कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क में आपका बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, उन्हें डैश कहा जाता है। स्नायु, तंत्रिकाएं, वृक्काणु और नाभिक। तो इसमें आपको इसको विक्राणु कहते हैं, है ना, नेफ्रॉन कहा जाता है उसको, ठीक है ना। प्रत्येक वृक्क में बहुत संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, जिन्हें कहा जाता है विक्राणु, नेफ्रॉन कहा जाता है। मनुष्य 89 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क होता है। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा क्या होता है, वृक्क होता है, जो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जी पदार्थों को हटाने साथ ही साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए जाने के लिए भली भांति बनाए जाने के लिए अनुकूलित होता है। भली भांति बनाए जाने के लिए क्या होता है, अनुकूलित होता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती है, जिन्हें विक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं, है ना। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें विक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई। नेफ्रॉन वृक्क की क्या आपका कार्यात्मक इकाई। नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन रुधिर में रासायनिक संगठन की वास्तविक नियंत्रण करता है, ठीक है ना। अगला 90 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। अंतर्ग्रंथन, है ना, सिनेप्स वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका एक उपकला कोशिका से दूसरी तक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, एक अंतःस्रावी ग्रंथि दूसरे ग्रंथि, मस्तिष्क से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। बी नंबर सही हो जाएगा। सिनेप्स किसको बोलते हैं, ये जो तंत्र का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने का जो जगह होता है ना, उसको सिनेप्स कहा जाता है, ठीक है ना। अंतर्ग्रंथन सिनेप्स कोशिकाओं के बीच कनेक्शन का कार्य करता है, जो तंत्रिका आवेगों के संचरण की अनुमति देता है। अंतर्ग्रंथन सिनेप्स वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग को संचारित करता है, जहां तंत्रिका कोशिकाएं ग्रंथियों और मांसपेशियों की कोशिकाओं के साथ इंटरफेस करती है, ठीक है ना। 91 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है। एस्ट्रोजन एक होता है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा होता है एस्ट्रोजन, है ना। एस्ट्रोजन आपका नर हार्मोन। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या होता है, मूड को संतुलित करने के लिए, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए, पुरुष प्रजनन ऊतकों को विकसित करने के लिए, है ना। ऑप्शन आपका 91 का क्या हो जाएगा आपका, मासिक धर्म तथा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन होता है, वो एस्ट्रोजन होता है, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। एस्ट्रोजन मादा लिंगी हार्मोन है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आपका और टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या होता है, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के कारण, पुरुष प्रजनन ऊतकों को विकसित करने के लिए। और एस्ट्रोजन मासिक 91 क्या हो जाएगा, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। 91 का बी हो जाएगा। एस्ट्रोजन मादा लिंगी हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या है आपका, मादा लिंगी हार्मोन है। इसका स्राव तरुणा अवस्था पोवर्टी की आरंभ में आरंभ होता है। मादा में सामान्य मध्य चक्र व मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एमसी के नियमन हेतु यह हार्मोन आवश्यक है। इस हार्मोन द्वारा डक्ट यूलर वृद्धि होती है। स्तन ग्रंथियों में डक्ट यूलर वृद्धि होती है। इस हार्मोन का स्रावन ग्रेफियन पुट्टक के थीका है ना, थीका इंटर्मा द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं 91 का क्या, एस्ट्रोजन मादा लिंगी हार्मोन है। एस्ट्रोजन मादा लिंगी हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या आपका मादा लिंगी हार्मोन है। एस्ट्रोजन मादा लिंगी हार्मोन है आपका। इसका स्रावन तरुण अवस्था
पुबर्टी में आरंभ हो जाते हैं। मादा में सामान्य मध्य चक्र व मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नियमन हेतु हार्मोन आवश्यक है। इस हार्मोन द्वारा स्तन ग्रंथियों में डक्ट्यूलर वृद्धि होती है। इस हार्मोन का स्रावन ग्रेफियन पुट्टक के थीका इंटरना के द्वारा होता है। थीटा इंटरना के द्वारा होता है। 92 चलिए, माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से प्लेसेंटा के माध्यम से, ठीक है ना, माँ में गर्भ में बच्चा के डैश के माध्यम से अपना पोषण लेता है। गर्भनली, गर्भाशय, हार्मोन, बीजांड, प्लेसेंटा के माध्यम से बोले तो आपका बीजांडासन, इसको बीजांडासन बोलते हैं, ठीक है ना, प्लेसेंटा बीजांडासन कहते हैं इसको, ठीक है। बीजांडासन के माध्यम से क्या लेता है, अपना सारा पोषण लेता है। तो 92 का डी हो जाएगा। माँ के गर्भ में बच्चा बीजांडासन, है ना, प्लेसेंटा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। बीजांडासन प्लेसेंटा के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। प्लेसेंटा गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ी होती है। अधिकतर गर्भवती महिलाओं में प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपर या साइड से जुड़ी होती है। गर्भाशय के ऊपर या साइड से क्या होती है, आपका जुड़ी रहती है। माँ के गर्भ में बच्चा बीजांडासन प्लेसेंटा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। प्लेसेंटा गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ी रहती है। अधिकतर गर्भवती महिलाएं में प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपर या साइड से क्या होता है, जुड़ी होती है। 93 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित हुई थी, तो आपका 19वीं शताब्दी के दौरान क्या हुई थी, निर्मित हुई थी। 93 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। कृत्रिम उर्वरक पहली बार 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। कृत्रिम उर्वरक पहली बार 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। पहला कृत्रिम उर्वरक सुपर फॉस्फेट था, जिसका आविष्कार अंग्रेजी कृषि रसायन शास्त्री आपका जॉन बेनेट लॉज ने किया था, है ना, सुपर फास्फेट, है ना, सुपर फास्फेट का सबसे पहले आविष्कार हुआ था आपका सुपर फास्फेट का, जिसका रसायन शास्त्री जॉन बेनेट लॉज ने किया था। 94 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है, क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं डैश के कारण फेफड़ों का कैंसर बनता है। कनिका तत्व, नाइट्रोजन गैस, कार्सेनाज, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो कनिका तत्व के किसके कारण, 94 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों का बिक्री पर प्रतिबंधित किया है, क्योंकि आपका सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण फेफड़े का कैंसर होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, फेफड़े का कैंसर होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT द्वारा राजधानी दिल्ली में डीजल वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि डीजल से चलने वाले गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में पेट्रोल से चलने वाले गाड़ियों से 3 गुना अधिक नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। तो आपका जो गाड़ी होता है ना, डीजल से चलने वाले गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में पेट्रोल से चलने वाले गाड़ियों से 3 गुना अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, और अन्य प्रदूषक तत्व कई गुना अधिक होता है। राजधानी में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाइट्रोजन ऑक्साइड को तंबाकू से निकलने वाले धुएं की श्रेणी में रखा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस में रखा है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को तंबाकू से निकलने वाले धुएं की श्रेणी में रखा है। ऐसे प्रदूषण से न केवल प्रकृति को नुकसान हो रहा है, बल्कि लोगों को फेफड़े का कैंसर और अन्य बीमारियां होने की खतरा भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। 95 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से इनमें से कौन पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? इको फ्रेंडली प्रक्रिया कौन है, बताइए। सूखे पत्तों की मिट्टी से
मिट्टी में दबाकर निपटान करना, सही बात है। तालाबों में जैव निम्नीकरण अपशिष्टों का निपटान, गलत बात है। प्लास्टिक अपशिष्टों में मिट्टी में दबाकर, यह गलत बात है। फसल उत्पादन को बढ़ने के लिए रासायनिक उर्वरक का उपयोग, ये भी गलत है। तो 1 नंबर सही है। सूखे को पत्तों की मिट्टी में क्या करना चाहिए, उसको दबा देना चाहिए। पत्ते सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाकर निपटान करना चाहिए। सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाकर निपटान करना पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक गड्ढे में सूखे पत्ते, सब्जी के अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल घरेलू अपशिष्ट आदि को डाल दिया जाता है, जो कुछ समय बाद खाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसका उपयोग पौधे को पोषक तत्व प्रदान करने में किया जाता है। अगला 96 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 96 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट और विमानन ईंधन, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, CFC। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। ये स्प्रे, एरोसॉल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि द्वारा निकलती है, ठीक है ना। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये स्प्रे, एरोसोल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि द्वारा क्या करता है, निकलता है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणों से क्या करती है, बचाती है। इसके संरक्षण के लिए 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला 97 नंबर, प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश के ऊपर निर्मित होता है। डैश के निर्मित अंटार्कटिका में, ठीक है ना, अंटार्कटिका में। प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश के ऊपर निर्मित होता है, अंटार्कटिका में। सन 1980 में के आसपास वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन परत का अध्ययन कर पता लगाया कि प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ध्रुवीय अंटार्कटिका के 15 से 24 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में 50 से 95% ओजोन नष्ट हो जाती है। 50 से 95% ओजोन क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इससे ओजोन परत की में कुल रिक्त स्थान बन जाता है, जिससे अंटार्कटिका ओजोन छिद्र कहा जाता है। अंटार्कटिका ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन परत के क्षरण के कारण सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर त्वचा कैंसर और विभिन्न रोगों के खतरा उत्पन्न कर सकती है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 98 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। चिपको आंदोलन के तरह निम्नलिखित में से किसका लक्षण उत्तर कन्नड़ जिले में वनों को रक्षा करने से है? चिपको आंदोलन के तहत ही, ठीक है ना। तो आपको अपिक्को आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके बाद जल वैध आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, तो क्या आ जाएगा, अपिक्को आंदोलन। क्या हो जाएगा आपका, अपिक्को आंदोलन। क्या हो जाएगा, अपिक्को आंदोलन। क्या हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, अपिक्को आंदोलन। 98 की 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रांत के उत्तर कन्नड़ जिले के ग्रामीणों को अपने जंगलों को बचाने के लिए एक समान आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सितंबर 1983 में यहाँ के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने जंगल के पेड़ों को गले लगाया ताकि उनको काटने से बचाया जा सके। कन्नड़ भाषा में गले लगाने के लिए स्थानीय शब्द अपिक्को अपिक्को है। इसी कारण इसका नाम अपिक्को आंदोलन पड़ा था, ठीक है ना। 99 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा को निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा को पारंपरिक स्रोत ने निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत ने निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो कोयला पारंपरिक स्रोत, तो आपका कोयला पारंपरिक स्रोत है।
प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, पवन चक्की, है ना, पवन चक्की, कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन चक्की बी हो जाएगा आपसे। परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत है आपका पवन चक्की, ठीक है ना। तो ऊर्जा का वर्गीकरण परंपरागत तथा गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा के रूप में किया गया है। परंपरागत उसको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऊर्जा संसाधन वस्तुतः अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन समाप्त होने योग्य है तथा इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये जीवाश्म ईंधन आधारित होते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन जिसके अंतर्गत सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा संसाधन आते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं तथा इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा और ताप ऊर्जा, ये सब हो जाए, ठीक है ना। अगला 100 नंबर प्रश्न पर आ जाए। सरिस्का सरिस्का और रणथंभौर, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो आपका है बाघ, बाघ के लिए, ठीक है ना। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य भारत में राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य आपका सरिस्का बाघ अभ्यारण्य भारत में राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। 1955 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया था। 1978 में बाघ परियोजना के लिए रिजर्व कर दिया गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित सवाई माधोपुर जिले में स्थित में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और सरिस्का आपका बाघ अभ्यारण्य भारत के राजस्थान के अलवर जिले में क्या आपका स्थित है, ठीक है ना। तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य भारत में राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। 1955 इसे वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था तथा 1978 में बाघ परियोजना के लिए रिजर्व कर दिया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सरकार द्वारा इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। वर्तमान समय में भारत में 50 टाइगर रिजर्व पार्क है, जिसमें ओरंग टाइगर रिजर्व असम एवं कामलंग अरुणाचल प्रदेश नए रिजर्व पार्क घोषित किए गए हैं ना। तो ओरंग टाइगर रिजर्व आपका असम में और उसके बाद और कामलंग अरुणाचल प्रदेश जिला में अरुणाचल प्रदेश राज्य में क्या आपका स्थित है, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है, बताइए। तो आपका अधिक ऊर्जा होती है चूँकि चूँकि बर्फ से तरल पानी के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण क्या होता है आपका ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है। चूँकि बर्फ से जल वाष्प के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को क्या करती है, अवशोषित करती है। चूँकि बर्फ में तरल पानी का रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा की ऊर्जा को विकिरित करती है। ऑप्शन डी देख लीजिए आप। चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। बर्फ ऊष्मा ऊर्जा को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेते हैं। चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण क्या होता है आपका, ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। ऊष्मा